मेरे छात्र मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार कस्बे बीए भाग 1 के ऐच्छिक हिंदी में जो कविताएं हैं साहित्य सुधा में जो कविताएं हैं उन कविताओं में से कुछ कविताएं हम देख रहे हैं। अब तक भिक्षुक कविता देखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की बालिका का परिचय कविता देखी, नागार्जुन की भी हमने कविता देखी। कवि जो होते हैं वे कवि किसी भी विषय पर कविताएं लिखते हैं। कहा जाता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि की कविताएं जो होती है भले ही हम लोगों को वे काल्पनिक लगती है, लेकिन वे यथार्थ से जुड़ी रहती है। इसी कारण तो इस चांद ने कवि को एक बार पुकारा भी था, एक बार कहा भी था कि हे कवि, तुम्हारी जो कविताएं हैं वे कविताएं पानी के बुलबुले जैसी है। चांदनी रात में बैठकर तुम कविताएं लिखते हो। तो उस समय कवि की वाणी ने उस चांद को जवाब दिया था कि हे चांद, यह छोटा सा इंसान चांद तक पहुंचकर वह कविताएं लिखता है और जिसकी वजह से ये इंसान जो है वह इंसान आज चांद तक पहुंचा हुआ है। ये केवल धरती पर बैठकर कल्पनाएं करता है। तुम्हें जो लगता है कि ये कविताएं जो है वे कविताएं कोरी कल्पना है, लेकिन ये कोरी कल्पना ये नहीं है। तो कवि जो होते हैं वे कवि, मैंने कहा कि अनेक विषयों पर कविताएं लिखते रहते हैं। हिंदी की कविताएं जो है उन कविताओं में यदि हमने देखा तो भारतीय स्वतंत्रता के उस दौर में आज़ादी को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर कवियों ने कविताएं लिखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कविताएं लिखी, अपने नाटकों में जो पद थे वे पद आज़ादी को लेकर सामने रखकर उन्होंने वे लिखे हुए थे। और जब नाटक मंच पर से प्रस्तुत किया जाता था उस समय एक छोटा सा 4 पंक्तियों वाला, 5 पंक्तियों वाला पद सामने प्रस्तुत किया जाता था और लोगों में एक आज़ादी की लहर दौड़ उठती थी। मतलब वह भारतेंदु युग चला गया, भारतेंदु युगीन कवियों के साथ द्वैध युग आ गया। भारतेंदु युग से जुड़े हुए द्वैध युग के कवि थे। द्वैध युग के बाद छायावाद आ गया। छायावाद क्या है? छायावाद क्या है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्मता का विद्रोह है। हम जो ये पेड़ पत्ते पौधों में जो देखते हैं वह कवि उसमें एक परमात्मा की छाया देखता है और यह आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह दोनों के तादाद में की स्थिति होती है। तो कवि जो होता है वह कवि कल्पना की ऊंची उड़ान भरकर अनेक विषयों पर कम अधिक मात्रा में लिखता रहता है। धीरे धीरे छायावाद से हटकर कवि जो है वह कवि मार्क्सवाद पर आ गया और उसने प्रगतिवादी कविताएं लिखी। मतलब सेठ साहूकारों के खिलाफ कृषकों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ कड़ी करने का प्रयास कवियों का रहा है। उसके बाद कविता के क्षेत्र में एक ऐसा प्रयोग होने लगा कि जो नए कवि जो थे वे नए कवि आ गए और उन्होंने कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि कविता के बारे में कहा जाता है कि कविता जो होती है वह छंदोबद्ध होती है, लेकिन हमारे नए कवि जो है वे नए कवि नए नए प्रयोग करते रहे। और उन प्रयोगकर्ताओं में जैसे कि मैंने बताया था कि प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद शुरू होता है। इन कवियों ने कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए और उसके बाद तो यह कविता जो है उस कविता को लेकर नई कविता आ गई, नकेनवाद आ गया,
दादावाद आ गया। मतलब हर 2, 3, 4, 5 कवियों ने मिलकर अपना अपना वाद शुरू किया। इस नकेन वाद में मैं कहूँगा नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नारायण और नरेश मेहता, ये 3 जो थे, ये 3 कवि नकेनवाद के नाम से कविता लिखना उन्होंने शुरू किया था। तो प्रयोगवाद जो है, मतलब प्रगतिवाद के बाद जो प्रयोगवाद शुरू हुआ, उस प्रयोगवाद के आरंभकर्ताओं में अज्ञेय जी का नाम लिया जाता है। अज्ञेय यानी उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय कि जिसे कोई न जाने ऐसा वह अज्ञेय। अज्ञेय ने अनेक विषयों पर कविताएं लिखी। प्रयोगवाद में उन्होंने तार सप्तक, 4 तार सप्तकों का प्रकाशन उनके संपादकत्व में हुआ था। 1943 से उन्होंने तार सप्तकों का प्रयास किया था और उस हर तार सप्तक में ऐसे 7 कवियों की कविताएं रहती जो साहित्य जगत के लिए बिल्कुल नए थे। उनकी एक भी रचना साहित्य जगत में नहीं पहुंची थी। ऐसे एक 7 कवियों को लेकर उन्होंने कविताएं मतलब तार सप्तक के माध्यम से उन्हें साहित्यिक जगत में पहुंचाने का प्रयास किया हुआ था। तो ऐसे तार सप्तकों में से प्रमुख प्रयोगवादी कवि का नाम मैंने बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की एक कविता हमारे सामने है और उस कविता का नाम है वसंत आ गया। अज्ञेय एक बहुत बड़े कवि हैं। मतलब यहाँ 3 अक्षरों में उनका नाम हमारे सामने आता है अज्ञेय, लेकिन आगे चलकर जब हम देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो परिचय है, वह परिचय भी हम लोगों को देखना अनिवार्य होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर रचनाकार की रचना का अध्ययन करने के पहले उस रचनाकार का जो संक्षिप्त हो या जहाँ तक आपको संभव है वहाँ तक हमारा तो ये फर्ज बनता है कि हम उस कवि के बारे में, उस लेखक के बारे में, उस निबंधकार के बारे में, उस एकांकीकार के बारे में, उस कहानीकार के बारे में, उस नाटककार के बारे में या जो उसकी कृति है उस कृति से संबंधित जितनी जानकारी, जितना ज्ञान संभव है उतना ज्ञान पाने की आवश्यकता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में यदि हमें देखना है तो कहा जा सकता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म 7 मार्च 1911 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के देवरिया तहसील के कसिया ग्राम में उनका जन्म हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह उन दिनों उनके घर पर ही हुई थी। अनेक विषयों के अध्यापक उन्हें पढ़ाने के लिए घर आते थे, जिनमें संस्कृत पंडितों से संस्कृत भाषा का ज्ञान उन्होंने पाया, मौलवी शेख से फारसी भाषा का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, अमरीकी पादरी से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। यह ज्ञान प्राप्त करते करते उनकी शिक्षा जारी थी। सन 1930 में एमए अंग्रेजी की उनकी पढ़ाई शुरू हुई और उस पढ़ाई के दरमियान उनका संबंध, मतलब 1947 में देश आज़ाद हुआ है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 1930 में अंग्रेजी की पढ़ाई उनकी शुरू हो गई थी और उस समय उनका संबंध क्रांतिकारियों से आ गया। उनका संबंध क्रांतिकारियों से आया और उसके बाद क्या हुआ तो जेल और नज़रबंदी
की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी। उन्हें 1930 से 1934 तक जेल तथा नज़रबंदी में रहना पड़ा। उस समय एक मैंने पढ़ा है कि कहा जाता है कि एक बार पुलिस उन्हें रावी नदी के पुल पर से ले जा रही थी। रावी नदी के पुल पर से उन्हें बंदी बनाकर ले जा रहे थे। उस समय उन्होंने रावी नदी के पुल पर से नदी में छलांग लगाई और उनके घुटनों में जो मोच आई, जो बाद में वे लंगड़ाते रहे। लेकिन उनकी यह साहित्यिक सेवा जो है तथा पत्र पत्रिकाओं से जो उनका जो जुड़ना है वह जुड़ना समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने कई पत्रिकाओं का सफल संपादन किया, जिन पत्रिकाओं के बारे में कहा जा सकता है कि प्रतीक पत्रिका है, दिनमान पत्रिका है, नवभारत टाइम्स है, विश्वास भारत, बिजली, सैनिक आदि पत्रिकाएं जो हैं उन पत्रिकाओं का वे सफल संपादन करते रहे। उन्हीं 1974 में नया प्रतीक का उन्होंने पुनः प्रकाशन शुरू किया था। तो 1977 से 1979 तक नवभारत टाइम्स का उन्होंने संपादन किया था। जब उन्हें दिल्ली के जेल में बंदी बनाकर रखा हुआ था, काल कोठरी में बंद किया था, उस समय उन्होंने कहानी लेखन शुरू किया था। और उनकी उस समय लिखी हुई जो कहानी है उस कहानी का नाम है कोठरी की बात। तो इन पत्रिकाओं के साथ तो वे जुड़े रहे और उसके साथ साथ उन्होंने जो साहित्य लेखन किया हुआ है उस दृष्टि से यदि हमने देखा तो कहा जा सकता है कि काव्य लिखा है, उपन्यास लिखा है, कहानी लिखी है, निबंध लिखे हैं, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है। यह जो आज़ादी के दौर से साहित्य लेखन, पत्रकारिता या दैनिक जो होंगे उन दैनिकों के भी संपादक रहे हैं, उसके साथ साथ उन पत्रिकाओं में भी काम करते रहे। और इसी कारण क्या हुआ कि उन्हें 1961 से 1964 तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के प्रोफेसर पद पर कार्यरत किया गया था। उसके साथ ही सन 1971 में जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य तथा भाषा अनुशासन विभाग में निदेशक के पद पर भी नियुक्त किया गया था। और 1977 से 1979 तक नवभारत टाइम्स का वे संपादन करते रहे। ऐसे इस महान कवि का निधन जो है वह 4 अप्रैल 1987 में हुआ। ऐसे महान कवि की एक कविता आज हमारे सामने, विषय जो है वो विषय लगेगा आपको साधारण है, लेकिन मैं कहूँगा कि यह साधारण विषय नहीं है। एक प्राकृतिक कविता है, एक निसर्ग से संबंधित, प्रकृति से संबंधित कविता का शीर्षक है वसंत आ गया। मैंने या पहले आपके लिए लिख कर रखा हुआ है वसंत का आना। यानी कि किसी का कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा दोस्त, बड़े बुजुर्ग हमारे द्वार पर आए तो हम कहते हैं आप आए, बाहर आए। बाहर आने का मतलब क्या है? आपके आने से हमारे घर में सारा माहौल जो है माहौल खुशी का हो गया है। हमें आपसे ज्ञान मिलेगा, हमें आपसे विचार मिलेंगे, हमें आपके साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें करने का अवसर अब आज मिलने वाला है। और इसी कारण हम लोग कहते हैं कि आप आए, बाहर आए। तो यहाँ कविता जो है वह है वसंत आ गया। और इसके माध्यम से कवि ने, मतलब इसे हम यह कह सकते हैं कि यह एक जागरण गीत है। पतझड़ के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है। मतलब पेड़ पर के पत्ते जो होते हैं वे झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद पुनः वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। और वसंत ऋतु का आगमन हो जाने के बाद प्रकृति हरी भरी तथा फूल फूल से शोभायमान हो उठती है। बगीचा जो है वो, उस बगीचे में यदि हमने देखा या हम अपने खेतों की मुंडेर पर से भी चलने लगे तो उस समय भी यदि हमने देखा तो हरी हरी घास हम लोगों को उगी हुई दिखाई देगी। बगीचे में यदि देखा तो हरे हरे पेड़ों पर, उन पौधों पर वे पत्ते जो है वे पत्ते
चारों ओर, कहने का मतलब यह है कि चारों ओर पूरा सारा माहौल जो है माहौल आपको हरा हरा सा दिखाई देगा। एक तरफ से प्रकृति का नवनिर्माण शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि उन नए पत्तों का पतझड़ के बाद फिर से आना, इसका मतलब यह है कि प्रकृति का नवनिर्माण शुरू होना। वैसे ही कवि वसंत के आगमन से, यह वसंत का आगमन, इस प्रकार की कविता लिखकर कवि आखिर हम लोगों को क्या संदेश देना चाहता है? पाठकों के सामने ऐसी कौन सी बात कवि रख रहा है? तो पाठकों को वह एक संदेश देता है कि युगों की अकर्मण्यता जो है, जिस प्रकार उस पेड़ पर पतझड़ के बाद नए पत्ते आए हुए हैं, उसी प्रकार हमें युगों युगों से हमारे भीतर अकर्मण्यता का भाव, मतलब हम जो दिन ब दिन आलसी बढ़ते जा रहे हैं। युवा जब हम थे तब हम अपने माता पिता को कहते थे, माँ मैं अभी बाहर से आया, पिताजी मैं अभी होकर आता हूँ। हम अपने मित्र को, हम अपने साथियों को कहते हैं कि चलो मैं जल्दी आता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होने लगता है कि हमारे भीतर एक आलस्य पैदा होने लगता है और हम ऐसा कहते हैं कि सर चलो मैंने तो वह सब पहले किया है। लेकिन कवि का यहाँ कहना है कि नहीं नहीं, आपको कभी भी मरते दम तक अकर्मण्य नहीं बनना है। आपको हर समय चंचलता के साथ अपना हर कार्य समय पर करना है, किसी के भरोसे आपको नहीं रहना है। इसी कारण कवि कहता है, यानी कि आप लोगों को लगेगा कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं काम क्यों करूं, मैं आराम से बैठ जाता हूं। यह सर्वथा गलत है। तो यह अकर्मण्यता जो आपके भीतर तथा आलस्य का भाव जो आपके भीतर बढ़ रहा है, कवि कहता है कि उसको त्याग दीजिए और देश के नवनिर्माण के लिए जगने का उन्होंने आपको एक आह्वान किया हुआ है। कवि प्रकृति के जरिए मनुष्य जीवन में नव चेतना निर्माण करने के प्रयास में है। तो अब इसमें जो कवि के शब्दों में जो बात आई है, उस बात की ओर मैं आपको ले जाना चाहूँगा। इसमें वे कहते हैं, मलयज का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से रोम रोम को कमा गया, जागो 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 सखी वसंत आ गया। एक सखी अपनी सहेली को वह जगाने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब यह है कि हर एक को जागने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। मतलब उतर जो कवि जो कहता है कि मलयज का झोंका बोला गया, और हमें मलयागिरी की पर्वत पर से जो हवा का झोंका इतने दूर से आया हुआ है, वो किस लिए आया है? तो वह हमारे लिए आया हुआ है। मलयज का झोंका बुला गया खेलते से, और उसके हमारे चारों ओर खेलते रहने से रोम रोम हमारा जो है वह उसमें कंपकपी निर्माण हो गई। और उसका मतलब यह है कि अब हमें, मुझे, तुम्हें, इन्हें सबको जागने की ज़रूरत है। तो वह सखी जो है वह सखी अपनी सहेली को कहती है, जागो सखी वसंत आ गया जागो। पीपल की सूखी खाल, मतलब यह वसंत आ गया के माध्यम से ये पूरा प्राकृतिक चित्रण ही हमारे सामने, मतलब प्राकृतिक दृश्य ही हमारे सामने खड़े होने वाले हैं, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली। और पीपल की जो सूखी खाल, पतझड़ के दिनों में जो पीपल की खाल जो सूख गई थी, अब वो स्निग्ध कोमल सी हो गई है। शिरीष ने रेशम से वेणी बांध ली, और शिरीष वृक्ष जो है उसने क्या किया है कि रेशम से मानो किसी दुल्हन या नव युवती के बालों में वो फूलों की माला होती है, जैसे हम गजरा कहते हैं, फूल की माला कहते हैं, तो वह फूल की माला जो है उसी प्रकार शिरीष ने रेशम से वेणी बांध ली। नीम के भी बौर में मिठास देख, और नीम का जो बौर है उसमें भी एक प्रकार की मिठास होती है। मैं आपको क्या बताऊं, बचपन में हम जब छोटे थे, 5वीं 6ठी कक्षा में जब हम पढ़ते थे, उस समय हमारे गांव में, अब भी आज भी यदि आप हमारे गांव आए तो वह नीम का बड़ा वृक्ष है। उस बड़े वृक्ष के नीचे उसकी छाया में हम धूप के दिनों में, गर्मियों के दिनों में गोटियां खेला करते थे। और उन दिनों ये जो बौर नीचे गिरते थे, हम उसे खोलकर अपनी जुबां पर रखते थे, और वाकई उसमें एक मिठास दिखाई देती थी। तो मुझे आज वे सब बातें याद आने लगी है। नीम के भी बौर से मिठास देख, हंस उठी है कचनार की कली। नीम कहने के बाद वह कड़वा होता है,
तो आज उसके बौर में भी मिठास आ गई है। और इसी कारण क्या हुआ है, हंस उठी कचनार की कली, टेसुओं की आरती सजा के बन गई वधू वनस्थली। और वन की वह वधू बन गई है। स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया, और बादल जो हैं आसमान में, उन बादलों से, बादलों में भी एक स्नेह भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति एक कशिश बढ़ी हुई है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ है, और वे एक दूसरे के पीछे पीछे मानो भाग दौड़ कर रहे हैं। व्योम छा गया, जगो जागो, मतलब खुद भी जगना है और दूसरों को जगाना है। जगो सखी वसंत आ गया जगो, चेत उठी ढीली देह में लहू की धार। और चेत उठी जिनमें आलस्य है। देखिए क्या होता है कि यदि आप घर में अकेले हैं तो क्या होता है, आप धीरे धीरे आलसी बनने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने मित्रों के साथ आप उस जमघट में सदा रहते हैं, तब आप में भी एक नई चंचलता दिखाई देती है। तो उसी प्रकार की स्थिति इसमें, चेत उठी ढीली देह में लहू की धार। और ढीली देह जो आलसी बना हुआ है, उसमें भी लहू की एक धार जो है वह धार चेत उठी। बंद गई मानस को दूर की पुकार, और उसका मानस जो है, उसका मन जो है, उस मन में एक मानस, एक पुकार उठी हुई है, गूंज उठा दिल दिगंत। और एक ऐसी आवाज, एक ऐसा मन उसका प्रफुल्लित हो चुका है कि दूर दूर तक वह किसी न किसी को, हर एक को वह याद करता है। गूंज उठा दिगंत, जिसका कहीं भी अंत नहीं है। यह शब्द आया है दिगंत, तो इसका कहीं भी अंत नहीं है। चिन्ह के दुरुस्त वह स्वर बार सुनो सखी, और वह आवाज जो है, वह आवाज बार बार सुनने को मिल रही है। सुनो सखी सुनो बंधु, वह केवल अपनी सखी को। एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें जीना है। मुझे यहाँ दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है, मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गली में गुलमोहर के लिए। हमें ऐसा जीना है, केवल अपने लिए नहीं जीना। मनुष्य जीवन की सार्थकता छात्रों इसी में है कि वह अपने लिए न जिए। जीना है तो उसे दूसरों के लिए जीना है। अन्य जानवर जो है, वे जानवर अपने लिए जी रहे, क्योंकि मनुष्य और उन जानवरों में यह फर्क है कि मनुष्य के पास बुद्धि है, और इस बुद्धि के बल पर वह सच का झूठ, झूठ का सच कर सकता है। और उन्हें जो बुद्धि मिली हुई है और हमें जो बुद्धि मिली हुई है, इसमें फर्क है। इसी कारण मैंने कहा कि हमें जीना है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है। तो बात यहाँ यह आई है, सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन में प्यार है। तो युवक युवतियों के भीतर जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, उस उम्र की यह एक बहुत बड़ी देन है। जैसे जैसे हम अस्त की ओर झुकने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी यह देह जो है, वह देह, यह हड्डियाँ जो है, वह हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। लेकिन हमारा मन जो होता है, वो मन युवा होता है, चंचल होता है। हमें भी ऐसा लगता है कि उन युवक और युवतियों के साथ हम बात करें, लेकिन हमारी देह जो है, उस देह की तरफ हमारा मन जब देखता है, तब वह मौन धारण करता है और वह कहने लगता है, नहीं नहीं, यह बात तुम्हें शोभा नहीं देती। लेकिन मैं कहूँगा, जब तक हम जिंदा है तब तक हमें यह प्यार भरी बातें सबसे करनी चाहिए। प्यार जो है, वो प्यार दूसरों को बांटना चाहिए, दूसरों से लेना है, उन्हें दे देना है। इसी से प्यार जो है, प्यार बढ़ता रहता है, वह कम नहीं होता। तो आज मधुदूत निज गीत गा गया, जागो 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 सीख वसंत आ गया, जागो जागो जागो। तो इस प्रकार कवि अज्ञेय जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने एक जागरण गीत के रूप में यह गीत रखा हुआ है। आपको जागना है, दूसरों को जगाना है, सबको जगाना है, और उसके साथ साथ यह अकर्मण्यता, आलस्य को मिटाकर दूसरों को जगाना है, उनमें प्यार भरना है। धन्यवाद।